नमस्ते साथियों। आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ सामाजिक परिवर्तन। हम समझेंगे सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत उसका अर्थ की बात करेंगे। सामाजिक जो परिवर्तन है वह क्या होता है। विभिन्न विचारकों की परिभाषाओं के बारे में बात करेंगे। जो हमारे विचारक रहे हैं वह सामाजिक परिवर्तन को किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं उनके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ सामाजिक परिवर्तन की विशेषताओं की बात करेंगे और सामाजिक परिवर्तन की जो प्रक्रिया है, यानी किनके द्वारा सामाजिक परिवर्तन हमारे समाज में होता है, उनको समझेंगे हम। उद्विकास, विकास, प्रगति, क्रांति और संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण और आधुनिकीकरण, इन तीन पर हम ऑलरेडी क्लास बना चुके हैं, जिस पर आप विजिट कर सकते हैं। सेपरेट क्लास है। संस्कृतिकरण की अलग क्लास बनी हुई है, पश्चिमीकरण की अलग बनी हुई है और आधुनिकीकरण की अलग क्लास बनी हुई है। चलिए फ्रेंड, तो प्रारंभ करते हैं। हम आज सामाजिक परिवर्तन को समझते हैं कि किस प्रकार से सामाजिक परिवर्तन होता है। देखिए, बहुत ही सरल सी अवधारणा है सामाजिक परिवर्तन। यदि हम शब्द को ध्यान से देखें, सीधी सी बात क्या है, हमारे पास जो शब्द है सामाजिक परिवर्तन, क्या शब्द फ्रेंड? सामाजिक परिवर्तन। अब यदि हम परिवर्तन की पहले बात करते हैं कि परिवर्तन क्या होगा, इसकी बात की जा रही है। परिवर्तन की बात की जा रही है कि वास्तव में परिवर्तन क्या है। तो यहाँ पर मैं परिवर्तन को समझाया तो यही बात कहेंगे आपसे कि यदि आप ध्यान से देखते हैं, ये देखिए, मैंने एक इस प्रकार से ये लाइन खींची हुई है। अब यह लाइन जो है आपको दिख रही है, ये लाइन जिसे मैं ए दे रहा हूँ भाई, ये ए वाली जो लाइन है, फिर इसी के पैरेलल में मैं दूसरी लाइन खींचने जा रहा हूँ, ये बी लाइन है। ठीक है, इस बी लाइन को मैंने क्या कर दिया है, थोड़ा सा बड़ा कर दिया गया है और अंततः मैंने एक लाइन और खींच रहा हूँ जो सी, इस लाइन को मैंने छोटा किया है। अब देखिए, यह एक्चुअल पोजीशन थी वो क्या थी, ये थी ए जो हमारी थी, वो वास्तविक पोजीशन हुआ करती थी। कुछ समय के उपरांत यदि वह लाइन छोटी हो जाती है या बड़ी हो जाती है, इन दोनों स्थिति में हम क्या देख रहे हैं कि इस लाइन से, यानी कि ये जो ए लाइन है, इससे चाहे हम सी की बात करें चाहे बी की बात करें, दोनों स्थिति में हम क्या देख पा रहे हैं, परिवर्तन ही देख रहे हैं। ठीक है ना। तो यही जो प्रक्रिया है, यही प्रक्रिया हम समझेंगे किसमें, समाज में। कि समाज के अंतर्गत, देखिए समाज में जब हम देखने जाते हैं और हम बात करते हैं कि भाई समाज या सोसाइटी की जब हम बात कर रहे होते हैं, तो हम सोसाइटी के अंतर्गत क्या देखते हैं कि सोसाइटी के अंतर्गत चाहे बात हमने संस्कृति की हो, ठीक है ना, चाहे बात किसकी की गई हो, संस्कृति की हो, चाहे हमने बात परिवार, विवाह, नातेदारी की हो, ठीक है, परिवार, विवाह या नातेदारी की बात की है, या हमने बात की भाई धर्म की बात कर ली, कि समाज के अंतर्गत जो इकाइयां हमें नजर आ रही हैं उन सभी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है ना। अपराध की बात की हो, या हमने बात सभ्यता की है, या हमने बात नातेदारी हो चुकी, हमारी धर्म हो चुका, कर्म, ठीक है ना, कर्म या वर्ग की बात हमने कर ली, संघर्ष की बात हमने कर ली। यदि इन समाज की इकाइयों में किसी भी प्रकार से क्या होने वाला फ्रेंड, किसी भी प्रकार से यदि कमी आ रही है ना, या किसी भी प्रकार से वृद्धि हो रही है, दोनों स्थिति में हम क्या पाएंगे, इन दोनों स्थिति में परिवर्तन तो हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं सामाजिक परिवर्तन के बारे में कि समाज की किसी भी इकाई में वृद्धि या कमी यदि आती है तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे सामाजिक परिवर्तन कहा जाएगा। बहुत ही सरल सी बात की गई है कि सामाजिक परिवर्तन क्या होगा। तो हमने कहा कि सामाजिक परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन है जो समाज की किसी भी इकाई में यदि हो रहा है तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा सामाजिक परिवर्तन या सोशल चेंजेस कहा जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ पर? ठीक है ना। हम यहाँ पर देख सकते हैं सामाजिक शब्दों में समाज की किसी भी इकाई में होने वाला परिवर्तन क्या कहा जा सकता है, समाज की किसी भी इकाई में, समाज की किसी भी इकाई में होने वाला परिवर्तन, इकाई में होने वाला परिवर्तन, में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाने वाला फ्रेंड, यही कहलाएगा हमारा
सामाजिक परिवर्तन या सोशल चेंजेस क्या कहलाने वाला है? सामाजिक परिवर्तन कहलाएगा। क्या है भाई ये? तो यह क्या है? सामाजिक परिवर्तन। यहाँ से हम समझ चुके हैं, यदि मैं कहूँ कि भाई समाज में धर्म में परिवर्तन आ रहा है तो क्या सामाजिक परिवर्तन है? बिल्कुल सही बात है, ये सामाजिक परिवर्तन होगा। परिवार विवाह नातेदारी में किसी प्रकार का परिवर्तन आ रहा है, हाँ भाई सामाजिक परिवर्तन होगा। संस्कृति में किसी प्रकार का परिवर्तन आ रहा है या हमारी सामाजिक संरचना में किसी प्रकार का परिवर्तन आ रहा है। देखिए समाज के अंतर्गत क्या चीज पाई जाती है भाई? हम देखते हैं कि सामाजिक संरचना भी समाज की ही है। किसकी है? समाज की है। यदि समाज की कोई संरचना बनी हुई है और उस संरचना के अंतर्गत कोई परिवर्तन आ रहा, तो निश्चित बात हम क्या कहेंगे? वह क्या है? वह सामाजिक परिवर्तन है। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर जो भी इकाइयाँ, चाहे बात सभ्यता की हो, अपराध, धर्म, परिवार, विवाह, नातेदारी, संस्कृति, संघर्ष, कर्म, वर्ग, जाति, है ना, और भी आप कुछ रख सकते हैं। देखिए भाई मैंने बात कर ली, मैंने वर्ग की बात कर दी कि वर्ग में परिवर्तन हो रहा है, जाति में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है ना, सामाजिक संरचना में परिवर्तन हो रहा है, समाज की व्यवस्था में परिवर्तन हो रहा है। किसी भी प्रकार से यदि आप उस परिवर्तन को किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं, या तो उसमें क्या होने वाला भाई, या तो उसमें कमी आने वाली है या उसमें वृद्धि होने वाली। जैसे मैंने कहा कि अपराध की दर वर्तमान काल में बढ़ रही है। निश्चित बात है पहले क्या थी, एक निम्न दर पाई जाती थी, लेकिन आज के समय पर जैसे कि हम देखते हैं कि अपराध से संबंधित विभिन्न प्रकार की नई तकनीकें आती जा रही हैं और समाज में अपराध की दर निरंतर बढ़ती जा रही है। और निश्चित बात है जब अपराध की दर निरंतर बढ़ती जाएगी तो हम क्या कहेंगे कि भाई अपराध में क्या हुआ? अपराध में वृद्धि आ गई, और वृद्धि आई तो हमने क्या देखा? समाज में परिवर्तन आया, और परिवर्तन आया तो वह कैसा परिवर्तन है? निश्चित रूप से वह क्या कहलाने वाला है? सामाजिक परिवर्तन कहलाने वाला है। वहीं पर हमने बात किया कि भाई धर्म में क्या आ रहा है कि आज का व्यक्ति भौतिकवादी होता जा रहा है, ठीक है ना। यदि व्यक्ति निरंतर भौतिकवादिता की ओर बढ़ता जाएगा, आध्यात्म से पीछे हट जाएगा, और जब व्यक्ति आध्यात्म से पीछे हट जाएगा तो हम क्या पाएंगे समाज में कि भाई समाज में धर्म की कमी आ गई है। अब व्यक्ति भौतिकवादी जीवन में ही रहना पसंद करता है। या मैंने कहा कि भाई पहले जो संबंध हुआ करते थे, ठीक है ना, यदि हमने बात की कि संबंध यानी कि समाज में कहीं ना कहीं हमारे पास संबंध भी पाए जा रहे हैं। फिर जो संबंध हुआ करते थे वह संबंध कैसे थे? अत्यधिक अनौपचारिक संबंध हुआ करते थे। लेकिन आज हम क्या देखते हैं कि संबंध कैसे हैं? औपचारिक होते जा रहे हैं। व्यक्ति विशेष से, संबंधों से व्यक्ति विशेष को किसी प्रकार का यदि लाभ प्राप्त नहीं होता है तो वह क्या करता है? उस संबंध को विच्छेद करके किसी और के साथ संबंध स्थापित कर लेता है। क्लियर है? तो कहीं ना कहीं संबंधों में भी गिरावट आई है, और इस गिरावट के कारण हमने क्या देखा है कि समाज में परिवर्तन आ रहा है। और समाज में परिवर्तन आ रहा है इन द सेंस सामाजिक परिवर्तन कहलाएगा। क्लियर हुआ? चलिए परिभाषाओं को देख लेते हैं। विभिन्न प्रकार के जो हमारे विचारक रहे हैं, विचारकों के द्वारा किस प्रकार से सामाजिक परिवर्तन को बताने का प्रयास किया गया है, तो हम उन कुछ परिभाषाओं की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करें, यदि मैकाइवर की बात करते हैं, मैकाइवर पेज है ना, मैकाइवर, देखिए मैकाइवर की जो पुस्तक है द सोसाइटी है ना, काफ़ी फेमस पुस्तक रही है मैकाइवर की द सोसाइटी। तो मैकाइवर पेज इन्होंने कहा है कि भाई जहाँ तक जीवन है वहाँ तक समाज, यानी कि जहाँ तक जीवन है, जीवन तो पशु पक्षियों में भी जीवन है, तो भाई निश्चित बात है वहाँ पर समाज है। आपने यह बिल्कुल ध्यान से देखा होगा कि जब एक किसी पशु पक्षी को आप निरंतर एक ही क्रिया में करते हैं तो वह भी अपने जो संबंधित हैं उनको वह बुला लेता है। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पर भी कोई ना कोई अंतःक्रिया की प्रक्रिया अवश्य पाई जाती है, और अंतःक्रिया की प्रक्रिया है इन द सेंस वहाँ पर भी समाज पाया जाता है। लेकिन मानव के द्वारा उस समाज का या उस प्रकार के अंतःक्रिया का अध्ययन नहीं हो पाया है, इसलिए मैकाइवर पेज का ये जो कथन है यह हम वास्तविकता में नहीं देख पाते हैं। ठीक है, चलिए तो मैकाइवर पेज का कहना क्या रहा है? मैकाइवर पेज कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन सामाजिक संबंधों में होने वाला परिवर्तन है। क्या बात कही है?
कि सामाजिक संबंधों में यदि परिवर्तन हो रहा है, किसमें? सामाजिक संबंधों में यदि परिवर्तन हो रहा है तो उसे क्या कहा गया है? उसे कहा गया है सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक संबंधों में परिवर्तन को क्या कहते हैं मैकाइवर पेज? यह कहते हैं कि भाई इस प्रकार से होने वाले परिवर्तन को क्या कहा गया है? तो इस प्रकार से होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहा गया है। किसके द्वारा? कि भाई मैकाइवर पेज के द्वारा ये कहा गया है। अब सामाजिक संबंधों की जब बात करें तो मैंने यहाँ पर कहा ना, देखिए संबंध मैंने यहाँ पर रखा है। जब संबंधों की बात आती है तो आज हम देख पाते हैं कि हमारे जो संबंध हैं वह किस पर आधारित होते जा रहे हैं? भौतिकता पर आधारित होते जा रहे हैं। व्यक्ति को किसी के मन, भावना, या मैं ये कहूँ कि व्यक्ति को व्यक्ति से मतलब ना होते हुए किससे मतलब होने लगा है? व्यक्ति की भौतिक बाध्यता से मतलब रह जाता है। तो कहीं ना कहीं जो संबंध कभी अनौपचारिक स्थिति में पाए जाते थे, प्रत्येक संबंधों में पाए जाते थे, वह धीरे धीरे औपचारिक स्थिति में आते जा रहे हैं। औपचारिक स्थिति में संबंध होने के कारण हम देखते हैं कि हमारे संबंधों में परिवर्तन हुआ। तो निश्चित बात है वह संबंध कहाँ है? वह संबंध समाज का हिस्सा है, और समाज का हिस्सा या इकाई है तो निश्चित बात है समाज में परिवर्तन आएगा। और यदि समाज में परिवर्तन आता है तो हम उससे क्या कहेंगे? सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। किसके अनुसार? तो भाई यह मैकाइवर पेज के अनुसार बताया गया है। नेक्स्ट विचारक की यदि हम बात करें, किंग्सले डेविस, है ना। किंग्सले डेविस क्या कहना चाहते हैं भाई? किंग्सले डेविस जिन्होंने ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक लिखी है, ठीक है, किंग्सले डेविस। किंग्सले डेविस अपने सामाजिक परिवर्तन के बारे में क्या विचार प्रस्तुत करते हैं? क्या है इनकी पुस्तक किंग्सले डेविस की? तो इनकी पुस्तक है द ह्यूमन सोसाइटी। द ह्यूमन सोसाइटी। चलिए, तो किंग्सले डेविस का कहना क्या रहा है कि भाई समाज के अंतर्गत इनका जो मूल केंद्र रहा है इनके परिवर्तन का, वह क्या रहा है? वह करते हैं बात कि सामाजिक संरचना। सबसे पहली बात इनके द्वारा क्या की गई है कि सामाजिक संरचना में होने वाला परिवर्तन। इसमें सामाजिक संरचना और दूसरा विशेष केंद्र इनकी परिभाषा का क्या रहा है? सामाजिक संगठन। क्या रहा है फ्रेंड? सामाजिक संरचना और सामाजिक संगठन की बात किसके द्वारा की गई है? तो किंग्सले डेविस के द्वारा की गई कि इनमें यदि कोई परिवर्तन होता है तो उस प्रकार के परिवर्तन को क्या कहा जाएगा? सामाजिक परिवर्तन कहा जाएगा। तो हमने पहले देखा कि भाई जो मैकाइवर पेज थे वे किस पर बात कर रहे थे? संबंधों की बात कर रहे थे। वहीं पर किंग्सले डेविस अपनी पुस्तक द ह्यूमन सोसाइटी में किसकी बात कर रहे हैं कि भाई सामाजिक संरचना में यदि किसी प्रकार का परिवर्तन होता है, सामाजिक संगठनों में परिवर्तन होता है, तो उस परिवर्तन को क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा सामाजिक परिवर्तन या सोशल चेंजेस कहा जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट विचारक की देखिए। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं, यदि हम सामाजिक संरचना की बात करें तो यदि हम ध्यान से देखें कि पहले हमारी सामाजिक संरचना को यदि हम ध्यान से बात करते हैं तो आदिम संरचना, ठीक है ना। जब व्यक्ति यदि जंगल में रहता तो आदिम संरचना हुआ करती थी, या जंगली संरचना जिसे हम कह सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे हम क्या देखेंगे कि धीरे धीरे समय ऐसा बढ़ता गया और यह जो संरचना है धीरे धीरे बदलती गई, ठीक है ना। अब यदि संरचना बदलेगी तो निश्चित बात है संरचना के बदलते ही यह जो हमारी सामाजिक या जो समाज है, यह समाज में भी परिवर्तन आएगा, ठीक है ना। समाज में परिवर्तन आएगा तो निश्चित बात है समाज के जो संगठन हैं, भाई देखिए निश्चित बात है समाज के अंतर्गत समूह बनते हैं, समिति बनती है, संगठन बनती है, विभिन्न प्रकार की हमारी इकाइयाँ बन रही हैं। तो संगठन बनेगा तो इस संगठन में परिवर्तन आएगा और इस पूरी संरचना में भी परिवर्तन आने वाला। और जब पूरी संरचना में परिवर्तन आएगा तो हम क्या कहेंगे भाई? किंग्सले डेविस के अनुसार ये क्या है? सामाजिक परिवर्तन। क्लियर हुआ? इसी प्रकार यदि हम जिन्स वर्ग की बात करें, किसकी? जिन्स वर्ग। तो जिन्स वर्ग का कहना भी क्या रहा है? जिन्स वर्ग भी किसे प्राथमिक देते हैं कि सामाजिक संरचना की बात जिन्स वर्ग के द्वारा भी की गई कि सामाजिक संरचना में जो परिवर्तन आ रहा है, किसमें? सामाजिक
संरचना में जो परिवर्तन आ रहा है उसे क्या कहा जिन्स वर्ग के द्वारा? जिन्स वर्ग उसे कहा गया है सामाजिक परिवर्तन। ठीक है ना, किंग्सले डेविस भी सामाजिक संरचना की बात करते हैं, जिन्स वर्ग या गिन्स वर्ग जहां नाम मिलता वे अभी किसकी बात कर रहे हैं? सामाजिक संरचना की बात कर रहे हैं। वहीं पर हर्बर्ट स्पेंसर की बात करें तो हर्बर्ट स्पेंसर भी कहीं ना कहीं सामाजिक संरचना की बात करते हैं अपनी पुस्तक द फर्स्ट प्रिंसिपल के अंतर्गत। ठीक है ना, चलिए आगे बात कर लेते हैं। एक बार पेज किंग्सले डेविस वर्ग। जैनसन के क्या विचार हैं? तो जैनसन का कहना रहा है कि हाँ, जिस पर सामाजिक संरचना, जैनसन कहते हैं कि व्यक्ति के विचार, व्यक्ति के किसकी बात की जा रही है यहाँ पर? व्यक्ति के विचार का कहना क्या रहा है कि व्यक्ति के विचारों में जो परिवर्तन आ रहा है, व्यक्ति के विचारों में जो परिवर्तन आ रहा है, विचारों में परिवर्तन को क्या कहा गया इनके द्वारा? भाई सामाजिक परिवर्तन कहा गया है। ठीक है ना, देखिए ये सभी क्या है? ये सभी नजरिया हैं मात्र, कि किसी व्यक्ति ने संस्कृति को माध्यम मान के परिवर्तन को देखने का प्रयास किया, तो किसी ने अंतःक्रिया को देखकर अध्ययन किया तो उन्होंने अंतःक्रिया के परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कह दिया। किसी ने संरचना को देखकर परिवर्तन का अध्ययन किया तो उन्होंने संरचना को ही सामाजिक परिवर्तन कह दिया। यह सिर्फ हमारे नज़रिए हैं कि किस नज़रिए से हम अध्ययन कर रहे हैं। क्लियर हुआ? तो हमने मैकाइवर पेज को देखा। मैकाइवर पेज ने क्या कहा कि सामाजिक संबंधों में परिवर्तन की बात की गई। डेविस ने सामाजिक संरचना संगठन की बात की। जिन्सवर्ग ने भी सामाजिक संरचना की बात की। वहीं पर जैनसन के द्वारा भी क्या बात की गई कि भाई व्यक्तियों के विचारों की बात की गई। इसी प्रकार अंतःक्रिया मैक्स वेबर की बात आ जाएगी। अंतःक्रिया की बात किसके द्वारा की जाती है? तो भाई अंतःक्रिया की बात वेबर के द्वारा की जाती है। वहीं पर यदि मैं बात करूं वर्ग की, ठीक है, किसकी? वर्ग की बात करते हैं तो वर्ग की बात में हम किसे देखेंगे? कार्ल मार्क्स को देखें। कार्ल मार्क्स ने कहा ना कि वर्गों में जो परिवर्तन आ रहा है वह सामाजिक परिवर्तन होगा। हालांकि मार्क्स और कार्ल मार्क्स और वेबर का दोनों का जो परिप्रेक्ष्य रहा है वह कैसा रहा? वह आर्थिक आधार रहा है। इन्होंने जो सामाजिक परिवर्तन को किस प्रकार से परिभाषित किया है? तो आर्थिक आधार पर परिभाषित किया है। वहीं पर यदि हम टायलर की बात करें तो टायलर संस्कृति की बात करते हैं। किसकी बात? टायलर की बात की जाए तो इन्होंने संस्कृति को परिवर्तन का बात कही। टायलर धर्म की बात भी करते हैं कि धर्म में जो परिवर्तन हो रहा है उसके कारण भी हमारा समाज में परिवर्तन आता जा रहा है। इसी प्रकार यदि ऑगबर्न निमकॉफ की बात यदि हम करते हैं, किसकी? ऑगबर्न निमकॉफ, ऑगबर्न एवं निमकॉफ की यदि बात की जाए तो इन्होंने भी संस्कृति की बात की है। निमकॉफ है ना, ऑगबर्न और निमकॉफ के द्वारा भी क्या बात की गई है? भाई इनके द्वारा भी संस्कृति में होने वाले परिवर्तन को कहा गया है कि सामाजिक परिवर्तन कहलाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। सामाजिक परिवर्तन की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं की बात कर लेते हैं कि सामाजिक परिवर्तन जो है उसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या क्या हो सकती हैं। तो विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहली विशेषता क्या होगी कि सामाजिक परिवर्तन क्या है भाई? सामाजिक परिवर्तन को हम कह सकते हैं कि एक जटिल प्रक्रिया है। सामाजिक परिवर्तन क्या है? एक जटिल प्रक्रिया है। सामाजिक परिवर्तन क्या है फ्रेंड? एक जटिल प्रक्रिया है। अब यह जटिल क्यों कहा गया है? तो देखिए, जब आप परिवर्तन के दौर से गुजर रहे होते हैं तो आप क्या देखेंगे कि समाज की एक इकाई में यदि परिवर्तन आ रहा तो निश्चित बात है समाज की प्रत्येक इकाई में परिवर्तन आना संभव है। क्योंकि समाज क्या है? वास्तव में समाज विभिन्न प्रकार की इकाइयों से जुड़ा हुआ ऐसा ताना बाना है या ऐसा जाल है। ठीक है ना, और वह जाल में यदि हम यहाँ एक, मैंने कहा कि भाई यहाँ क्या है, ये एक समाज है, सपोज करें हम कि भाई यह समाज है। अब समाज से सबसे पहले कौन जुड़ा? तो समाज से सबसे पहले व्यक्ति जुड़ रहा है। व्यक्ति से बात करें तो व्यक्ति के बाद क्या होगा? संबंध, क्योंकि अंतःक्रिया की व्यक्ति ने संबंध बना ली, संबंध बनाया, संबंध बनाने के उपरांत व्यक्ति है तो इसके आसपास और भी व्यक्ति होंगे ना। ऐसा तो नहीं कि एक ही व्यक्ति के द्वारा यह चीज़ें की जा रही हैं, है ना।
यहाँ भी व्यक्ति होंगे, यहाँ भी व्यक्ति होंगे, इस व्यक्ति के साथ यहाँ भी व्यक्ति होंगे, यहाँ भी व्यक्ति होंगे। और संबंध की बात करें तो देखिए भाई, यहाँ भी संबंध बन जाएंगे, यहाँ भी व्यक्ति संबंध बनाएगा और यहाँ भी संबंध बनाएगा। इसी प्रकार यदि हम देखें तो व्यक्ति विशेष के संबंध प्रत्येक जगह बन रहे हैं और संबंध के साथ साथ व्यक्ति क्या करेगा, संबंध बनाए तो निश्चित बात है वह किसी से समूह से जुड़ेगा। अब सपोज करें कि भाई यहाँ भी समूह से जुड़ रहा है व्यक्ति, यहाँ भी किसी समूह से जुड़ेगा। इसी प्रकार सभी जगह यहाँ भी व्यक्ति क्या करेगा, समूह से जुड़ेगा, यहाँ भी व्यक्ति किसी समूह से जुड़ा। अब समूह से जुड़ने के बाद क्या होगा, निश्चित बात है समूह से जुड़ा फिर किसी समिति, समुदाय, संस्कृति, सभ्यता, इन सब चीज़ों से जुड़ता जाएगा। तो यदि हमने देखा इस व्यक्ति का क्या है भाई, परिवार भी है इस व्यक्ति का, ठीक है ना, तो परिवार में संबंध है। ये सारी चीज़ें आप देखेंगे कि यदि आप समाज को रखते हैं और इसका एक ग्राफ बनाने का प्रयास करेंगे तो आप ये देखेंगे कि विभिन्न इकाइयाँ, यह इकाइयाँ आपकी आपस में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जटिल व्यवस्था के रूप में जुड़ी हुई हैं। और यही जटिल व्यवस्था हमें बताती है कि जो हमारा सामाजिक परिवर्तन है वह क्या है, एक जटिल प्रक्रिया है। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। भाई यदि जटिल प्रक्रिया है तो हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक परिवर्तन क्या वास्तव में हमारे आसपास ही है, या हम ये कहें कि सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। तो निश्चित बात है हम ये देखेंगे सामाजिक परिवर्तन क्या है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है फ्रेंड? तो सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौमिक प्रक्रिया के रूप में हम देखेंगे। हम ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं सब हमारे यहाँ तो परिवर्तन हो रहा है, बगल वाले के पास परिवर्तन नहीं हो रहा। क्या ये संभव है? कदापि यह संभव नहीं होगा कि आपके किसी एक क्षेत्र विशेष में परिवर्तन यदि हो रहा है तो निश्चित बात है धीरे धीरे परिवर्तन बढ़ता जाएगा। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जो सामाजिक परिवर्तन वह क्या है, एक सार्वभौमिक प्रक्रिया होगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। देखिए जब भी सामाजिक परिवर्तन की बात आती है तो मैंने कहा ना कि यदि यह कोई अवस्था थी, इसमें यदि कमी आ गई या वृद्धि हो गई, तो हम कैसे देख पा रहे हैं कि भाई कमी आई या वृद्धि आ रही है? तो हमने देखा कि यहाँ पर हमने इसकी तुलना इससे की और इसकी तुलना इससे की, यानी कि कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो सामाजिक परिवर्तन है वह कैसी प्रक्रिया भाई, तुलनात्मक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? तुलनात्मक प्रक्रिया है, कंपैरेटिव प्रोसेस है, तुलनात्मक प्रक्रिया। सार्वभौमिक प्रक्रिया के साथ साथ हमें देखते हैं ना कि भाई जब कोई परिवर्तन आ चुका है समाज के अंतर्गत तो हम देखते हैं कि पहले ऐसा नहीं था, पहले ऐसा नहीं, हाँ अब ऐसा हो गया। तो कैसे आपने देखा? पहले आपने पहले के अध्ययन किए और उन अध्ययनों के आधार पर आपने वर्तमान के अध्ययन किए, यानी कि आपने किस प्रक्रिया को ध्यान से देखा, तो भाई तुलनात्मक अध्ययन किया, तभी ना आप कह पा रहे हैं कि भाई कितना परिवर्तन आया। जैसे मैंने कहा कि 10% अपराध में क्या हुई है फ्रेंड, वृद्धि हुई है, या मैंने कहा भाई 20% अपराध में वृद्धि हुई है, या मैंने कहा कि 30% धर्म में आध्यात्मिक में कमी आई है। तो यह जो परसेंट या प्रतिशत निकाला है इसका आधार क्या है? निश्चित बात है इसका आधार क्या है, जो हमारे पास पहले था, ठीक है ना। यानी पहली जो अवस्था थी उस अवस्था को हमने तुलना किया और तुलना करने के आधार पर ही हम नई अवस्था पर पहुंच पाए। इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा सामाजिक परिवर्तन है वह कैसा है भाई, तुलनात्मक प्रक्रिया है। और यदि हम देखें तो हम पाएंगे कि भाई देखिए परिवर्तन, जैसे कि परिवर्तन के बारे में कहा जाता है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, या ये कह सकते हैं कि परिवर्तन प्रकृति का एक शाश्वत नियम है। जब परिवर्तन प्रकृति का नियम है तो हम यह भी कह सकते हैं कि परिवर्तन जो है वह क्या है, अनिवार्य प्रक्रिया है। क्या है फ्रेंड? अनिवार्य प्रक्रिया। क्या हो जाएगा कि परिवर्तन क्या है, अनिवार्य प्रक्रिया। आप भी देखते हैं कि भाई यदि बच्चे ने जन्म लिया तो किस रूप में जन्म लिया, उसने नवजात शिशु के रूप में जन्म लिया, फिर धीरे से वह क्या हुआ, बड़ा हुआ, परिवर्तन हुए, फिर और बड़ा हुआ, परिवर्तन, और धीरे धीरे परिवर्तन होते जाएंगे। और एक समय आता है कि जब व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, वहाँ भी परिवर्तन ही हुआ।
तो एक निश्चित या शाश्वत प्रक्रिया है, और जिस प्रक्रिया को हम क्या कह रहे हैं कि भाई सामाजिक परिवर्तन। क्लियर? और यदि हम ध्यान से देखें, यदि मैंने कहा कि जो परिवर्तन है क्या एक व्यक्ति विशेष से परिवर्तन हो जाता है, तो हम कहेंगे कि जो परिवर्तन की अवधारणा है वह व्यक्तिगत ना होकर कैसी हो जाती है, सामूहिक हो जाती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि परिवर्तन की क्रिया व्यक्तिक नहीं होती है। ठीक है ना, परिवर्तन की प्रक्रिया व्यक्तिगत नहीं होती, व्यक्तिगत नहीं। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? भाई व्यक्तिगत इसलिए नहीं कह सकते हैं हम परिवर्तन की प्रक्रिया को कि प्रारंभ भले एक से हो। जैसे कि हम कहते हैं ना कि भाई जो समाज चल रहा है, अब समाज में किसी ना किसी व्यक्ति को तो परिवर्तन की शुरुआत करना रहेगा, लेकिन धीरे धीरे वह परिवर्तन क्या हो जाता है, एक सामूहिक या एक व्यापक स्तर पर जुड़ जाता है। इसलिए हम परिवर्तन को एक व्यक्तिगत प्रक्रिया के रूप में नहीं देखते हैं। क्लियर हुआ? ये कुछ महत्वपूर्ण विशेषता हम रख सकते हैं। और भी यदि हम बात करें, तुलनात्मक अध्ययन होगा, अनिवार्य प्रक्रिया होगा, परिवर्तन की व्यक्तिगत प्रक्रिया नहीं हो सकती, जटिल प्रक्रिया हो गई, सार्वभौमिक प्रक्रिया हो गई परिवर्तन, और परिवर्तन सत्य है, या हमने कहा कि परिवर्तन अनिवार्य है, और परिवर्तन होते समय वह विभिन्न प्रकार के या विभिन्न चरणों से गुजरता है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल त्वरित ही एक कोई प्रारंभ हुआ, जैसे मैंने कहा कि भाई धर्म का प्रारंभ हुआ और निश्चित बात है कुछ साल बाद धर्म खत्म हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। कहते हैं ना कि परिवर्तन, यदि मैंने कहा कि यहाँ से परिवर्तन प्रारंभ हो रहा तो धीरे 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 परिवर्तन अपनी ऊंचाइयों पर आएगा। जब वह पूर्णतः अपने पीक बिंदु या अपने चरम बिंदु पर आ जाएगा, उसके बाद ही इसमें क्या आएगी भाई, गिरावट आएगी। और यह गिरावट भी कैसी होगी, शनै शनै होगी। ऐसा नहीं कि यहाँ पर तो बढ़ गया, अब यहाँ से त्वरित ही नीचे गिर जाए, नहीं, धीरे 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 कमी आएगी। हम ये कह सकते हैं कि जो परिवर्तन की प्रक्रिया है वह एक चरणबद्ध प्रक्रिया है। लिख सकते हैं आप यहाँ भी कि जो परिवर्तन है वह एक चरणबद्ध प्रक्रिया है, चरणबद्ध प्रक्रिया। विभिन्न चरणों से परिवर्तन गुजरता है, ऐसा नहीं कि एकाएक परिवर्तन हो जाए। चाहे परिवर्तन की किसी भी प्रक्रिया की बात हम करें, चाहे विकास की बात करें, उद्विकास, प्रगति, आधुनिकीकरण, संस्कृति, किसी भी प्रक्रिया की जब हम बात करें तो हम यही देखेंगे कि परिवर्तन में विभिन्न स्तर आ रहे हैं, विभिन्न चरण आ रहे हैं, और उन चरणों से गुजर के ही हम यह देख पाते हैं कि परिवर्तन कैसा है, एक चरणबद्ध प्रक्रिया है। चलिए आगे बात करते हैं। हमने जो बात की है कि भाई प्रक्रियाओं के बारे में बात कर लेते हैं कि हमारी क्या प्रक्रिया, परिवर्तन की प्रक्रिया। तो सबसे पहले प्रक्रिया के बाद में यदि हम बात करें उद्विकास, ठीक है ना, किसकी बात की जा रही है, उद्विकास या इवोल्यूशन की बात की जा रही है। तो उद्विकास, देखिए उद्विकास को हम क्या लिखते हैं, इवोल्यूशन के रूप में देखते हैं। और इवोल्यूशन को यदि हम ध्यान से देखें तो इसका मतलब होता है निश्चित दिशा में फैलाव। क्या होता है, इसको यदि हम ध्यान से जब देखते हैं तो इसका आशय निकल के आता है निश्चित दिशा में फैलाव, निश्चित दिशा में फैलाव, फैलना, है ना, ऐसा भी हम कर सकते हैं, फैलाव या फैलना। तो यहाँ पर उद्विकास की बात की जा रही है। अब देखिए उद्विकास की जब भी बात की जा रही है तो एक चीज़ तो निश्चित बात है कि यदि मैंने कहा कि भाई आप सभी ने बीज देखा होगा, ओबियसली देखा होगा, सभी ने बीज देखा है, देखा कि नहीं देखा, हाँ सभी ने देखा है। अब मैंने कहा कि बीज के अंदर, ये एक छोटा सा बीज है, इस बीज में पेड़ पौधा तना फल फूल सभी हैं। अब कहें सर छोटा सा बीज इसमें कैसे हो सकता है क्या, लेकिन है ना। कब आएगा ये, जैसे ही आपने इस बीज को क्या किया भाई, किसी बीज को ले जाकर हमने एक प्रक्रिया के अंतर्गत इसमें प्रक्रिया प्रारंभ कर दी, यानी मैंने वो बीज लिया और मैंने जमीन में गाड़ दिया। क्लियर? अब इस बीज में से आप ये देखेंगे निरंतर कि निरंतर परिवर्तन चल रहा है, जमीन के अंदर भी चल रहा है और जमीन के ऊपर भी चल रहा है।
और एक समय के उपरांत आप ये पाएंगे कि इस बीज में से क्या होगा, अंकुरण होगा, ऊपर से पौध आएगी, पौध के पत्ते आएंगे, फूल आएंगे, फल आएंगे, और एक समय पर यह जो एक बीज मात्र हुआ करता था वह किसमें परिवर्तित हो जाएगा, एक विशालकाय वृक्ष के रूप में परिवर्तित हो जाए। लेकिन मैंने कहा कि भाई इसमें कितने चरण आए, तो सर आप कहेंगे कि भाई चरणों से तो सर बहुत गुजरा। अंकुरण हुआ सबसे पहले, ठीक है ना, हमने कहा ना भाई अंकुरित होगा सबसे पहले, तो अंकुरित हुआ, फिर पौध बना, ठीक है, पौध बनेगा, पौध बनने के बाद फिर इसमें पत्ती आएंगे, पत्ती आई इसमें, फिर फल फूल आए, फूल के बाद हमने कहा कि इसमें फल आए, यानी कि इतने चरणों से गुजरने के उपरांत यह जो बीज था किसमें परिवर्तित हो गया, निश्चित बात है एक विशालकाय वृक्ष के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और जब विशालकाय वृक्ष के रूप में परिवर्तित होगा तो यह जो प्रक्रिया चली, इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है फ्रेंड, इसी प्रक्रिया को कहा जाएगा उद्विकास कहा जाएगा। क्लियर हुआ। अब इस उद्विकास की जब हम बात करते हैं तो उद्विकास को वास्तव में समाजशास्त्र के अंतर्गत जो इवोल्यूशन थ्योरी है वो किसके द्वारा लाई गई है, तो हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा। किसके द्वारा लाई गई है, हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा यह इवोल्यूशन थ्योरी लाई गई अपनी पुस्तक द फर्स्ट प्रिंसिपल के अंतर्गत, ठीक है ना, द फर्स्ट प्रिंसिपल के अंतर्गत इनके द्वारा यह थ्योरी लाई गई। जिस प्रकार इन्होंने समाज में जो उद्विकास की बात कही है वह उद्विकास वास्तव में हर्बर्ट स्पेंसर ने किससे ग्रहण किया था, तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा। इसके द्वारा सबसे पहले जीव विज्ञानी थे हमारे, जीव विज्ञानी जिनका नाम क्या था, चार्ल्स डार्विन। और चार्ल्स डार्विन के द्वारा जो थ्योरी दी गई थी उस थ्योरी को क्या कहा जाता है, उद्विकास। जीव की उत्पत्ति का सिद्धांत या जीव की उत्पत्ति, इसी जीव की उत्पत्ति को लेकर हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा क्या किया गया कि भाई इसे समाज में लिया गया। और इन्होंने जो बात कही वह सामाजिक उद्विकास की बात किसके द्वारा की गई, जिस प्रकार समाज में जीव की उत्पत्ति होती है उसी प्रकार धीरे धीरे समाज में समाज की उद्विकास के चरण होते हैं, है ना। यहाँ पर हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा समाज के उद्विकास की बात की गई है। समाज के उद्विकास की बात किसके द्वारा की गई है, विकास की बात की गई है भाई हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा की गई है। क्लियर। उद्विकास क्या है, उद्विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया में परिवर्तन की दिशा निश्चित होती है और फैलाव होता जाता है। क्लियर है। देखिए आपने वृक्ष को ऐसा देखा होगा कि वृक्ष एक बीज से निकल रहा है तो बढ़ तो रहा है लेकिन फैल भी तो रहा है, दिशा तो निश्चित है, जहां पर फैलाव होगा वह धीरे 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 वैसे ही बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। तो यही चीज किसके द्वारा बताई गई है भाई, यह बताई गई है आपके हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा। और इस प्रक्रिया को क्या कहा गया है, उद्विकास कहा गया है, फैलाव। और हाँ एक चीज और देखिए आपने, ये जो प्रक्रिया चल रही है निरंतर चल रही है, तो विकास में दिशा भी निश्चित है, फैलाव है और निरंतरता पाई जाती है। एक शब्द और जोड़ सकते हैं कि निरंतरता इसमें पाई जाती है। ऐसा नहीं कि भाई आज प्रक्रिया हो गई कल प्रक्रिया नहीं, परसों फिर प्रक्रिया हो गई फिर नेक्स्ट प्रक्रिया स्टॉप हो गई, ऐसा इसमें नहीं होता है। तो जैसे ही आपने बीज डाला है तो बीज के अंतर्गत जो रासायनिक प्रक्रिया वह निरंतर चल रही है और निरंतर चलते चलते ही वह बीज एक विशालकाय वृक्ष में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार जब आप समाज में देखते हैं तो हमने कहा कि समाज में क्या है मूल्य, भाई समाज के अंतर्गत जब हम देख पाते हैं तो समाज के अंदर सबसे पहले हमने क्या देखा, समाज में क्या है भाई, व्यक्ति है। अब यह व्यक्ति क्या है, जब व्यक्ति धीरे से किसी अन्य व्यक्ति से जुड़ रहा है, निश्चित बात भाई जब व्यक्ति ने क्या किया, एक दूसरे व्यक्ति से जुड़ा, अब यह व्यक्ति फिर किसी तीसरे से जुड़ा, फिर यह व्यक्ति ने बनाया भाई परिवार बना लिया। अब परिवार बनाए तो हम परिवार को क्या कहते हैं, व्यक्ति की प्रोडक्शन, या ये कह सकते हैं व्यक्ति की उत्पादन की जो फैक्ट्री है वो क्या परिवार है भाई। और परिवार यहाँ पर और व्यक्ति उत्पन्न होंगे, धीरे धीरे ये व्यक्ति बढ़ते आएंगे और जो व्यक्ति बढ़ेंगे तो परिवार बढ़ेंगे, परिवार बढ़ेंगे, संबंध बढ़ेंगे, समुदाय बढ़ेगा और धीरे धीरे ये क्या हो जाएगा, एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया के रूप में समाज के सामने आ जाता है।
क्लियर हुआ? तो इस प्रक्रिया को आप क्या कहेंगे? इस प्रक्रिया को कहेंगे उद्विकास। क्लियर हुआ? क्योंकि यह प्रक्रिया निरंतर चल रही है, ऐसा नहीं है कि यह प्रक्रिया के अंतर्गत निरंतरता नहीं आएगी। क्लियर हुआ? ठीक है भाई। ऑगबर्न निमकॉफ अपने उद्विकास के बारे में क्या कहते हैं? ऑगबर्न एवं निमकॉफ का कहना क्या रहा उद्विकास के बारे में, ये बात कर लेते हैं। ऑफ तो इनका कहना रहा है कि जो हमारा सामाजिक उद्विकास है वास्तव में क्या है? यह एक निश्चित दिशा में होने वाला परिवर्तन। इन्होंने क्या द्वारा क्या कहा है कि उद्विकास क्या है? निश्चित दिशा में होने वाला परिवर्तन, होने वाला परिवर्तन, जिसे क्या कहा गया इनके द्वारा भाई? उद्विकास कहा गया है। क्लियर हुआ? कि यदि निश्चित दिशा में कोई परिवर्तन हो रहा है तो वह क्या कहलाने वाला है? वह उद्विकास कहलाने वाला है। क्या कहलाने वाला है? वह उद्विकास कहलाने वाला है। चलिए आगे बात करते हैं। बात कर लेते हैं जो हमारे स्पेंसर हैं इनके द्वारा जो उद्विकास के कुछ चरणों के बारे में बताया है, या अवस्था जिसे हम कहते हैं। स्पेंसर के द्वारा चरण या अवस्था की बात की गई है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि स्पेंसर के द्वारा उद्विकास को कितने चरणों में बांटा गया है। तो इनके द्वारा जो चरण बताए गए हैं, 3 मुख्य चरणों की बात हमारे स्पेंसर करते हैं। सबसे पहला चरण जिसे कहा है इन्होंने जंगली अवस्था। क्या कहा गया है? जंगली अवस्था, है ना? क्या कहा गया है? जंगली अवस्था कहा गया है। और इस जंगली अवस्था के अंतर्गत भी यह 3 चरणों को रखते हैं, जिनमें पहला चरण क्या रहा है? मैंने कहा ना कि जो भी परिवर्तन हो रहा है एक इस चरणबद्ध अवस्था में हो रहा है। ऐसा नहीं कि एक चरण यहाँ है और सडनली वह चरण परिवर्तित होकर एक नया रूप आ जाए। नया रूप आने में कुछ चरण होकर गुजरते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि भाई जंगली में भी क्या रही है? निम्न अवस्था। जब प्रारंभिक दौर होगा तो उस प्रारंभिक दौर को हम क्या कहेंगे? निम्न अवस्था कहेंगे, है ना? निम्न अवस्था के बाद दूसरा क्या होगा? आपकी मध्य अवस्था। और मध्य अवस्था के बाद क्या होगा भाई? हम कहते हैं ना कि ये कोई प्रारंभ हुआ, फिर ये कोई प्रारंभ और फिर अंतिम। देख रहे हैं अब आप? यह रूप यानी जो पहला रूप है यह पूर्णतः अलग है हमारे तीसरे रूप से। क्लियर हुआ? लेकिन यदि मैं कहूँ कि भाई यह रूप जो बना था, अब इस रूप के साथ धीरे 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 परिवर्तन, तो धीरे धीरे परिवर्तन दिख रहा था क्या? लेकिन परिवर्तन हो तो रहा था, लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन होते होते एक नए रूप की हमें प्राप्ति हो गई। तो नया रूप आपको पहले रूप से अलग मिल रहा है। तो ये लेकिन चरणबद्ध अवस्था में जाता है। निम्न अवस्था, मध्य अवस्था और उच्च अवस्था। तीसरी अवस्था क्या बताई इनके द्वारा? उच्च अवस्था। क्लियर हुआ? फिर दूसरी यह बताते हैं कि भाई ये तो हमारी क्या थी? पहली अवस्था। दूसरी अवस्था जिनके द्वारा कही गई है बर्बर अवस्था। क्या कही गई है फ्रेंड? बर्बर अवस्था की बात करते हैं द्वितीय पर। ये बर्बर अवस्था। तो बर्बर अवस्था में भी वही 3 चीज़ रखते हैं कि भाई बर्बर अवस्था भी एकदम प्रारंभ नहीं हुई। सबसे पहले निम्न चला इसमें, फिर मध्य आया और फिर सबसे उच्च आया। यानी कि मैंने कहा था ना कि एक ऐसी अवस्था जब कोई परिवर्तन प्रारंभ होता है तो यहाँ से प्रारंभ हुई उसकी मध्य अवस्था, सॉरी निम्न अवस्था, ये उसकी मध्य अवस्था और ये उसकी उच्च अवस्था। यानी कि इस अवस्था में आके अब क्या होना उसे? ये गिरावट का दौर। अब ये गिरावट भी ऐसी नहीं आएगी, ये गिरावट भी कैसी आएगी? फैलाव के रूप में इस प्रकार गिरावट आने वाली। ऐसा नहीं कि यहाँ तक हम पीक पॉइंट पर आए और सडनली हम नीचे गिरा, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है भाई। वही स्तर होगा, जिस प्रकार से आप उच्च पर गए उसी प्रकार से निम्न पर आना है। यही प्रकृति का नियम है। ठीक है ना? फिर तीसरी अवस्था बताते हैं ये। तो तीसरी अवस्था में ये किसे रखते हैं? तो तीसरी अवस्था के अंतर्गत ये रखते हैं कि भाई तीसरी जो अवस्था है वह आई सभ्य अवस्था। ठीक है? तीसरी अवस्था क्या बताई गई? सभ्य। इसमें भी ये तीनों को ही रखते हैं। सभ्य का प्रारंभिक दौर निम्न कहलाया, सभ्य का मध्यम स्तर और सभ्य का आने वाला है अब उच्च। क्लियर हुआ? तो
तो इस प्रकार से तीन अवस्था किसके द्वारा बताई गई हैं? यह बताई गई हैं हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा। इन्हें चरण भी कहा गया है कि सामाजिक परिवर्तन का जो दौर रहा है वह किस प्रकार से रहा है फ्रेंड। तो वह दौर हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार तीन अवस्थाओं में रहा है। पहली अवस्था जिसे जंगली अवस्था कहा गया, दूसरी बर्बर कहा गया और तीसरी अवस्था को क्या कहा गया है? सभ्य अवस्था कहा गया। और तीनों अवस्था में इनको क्या रखा है? निम्न, मध्यम और उच्च में वर्गीकृत किया गया हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। यदि देखिए इन अवस्थाओं को हम समझें तो जंगली अवस्था का प्रारंभिक दौर हम कह सकते हैं कि जंगली अवस्था जब व्यक्ति गुफाओं में रह रहा था, कच्चा मांस खा रहा था, यह उसकी जंगली अवस्था थी, है ना। फिर धीरे से मध्य में आया तो उसने थोड़ा से जानवरों को हथियार के द्वारा मारा और फिर खाया। फिर उच्च अवस्था में जानवरों को खाना। फिर बर्बर अवस्था, यानी कि कहीं ना कहीं जो आपकी जंगली अवस्था की उच्च अवस्था थी वहां पर व्यक्ति किस प्रकार से आ गया कि अब वह क्या करने लगा था? पशुओं को पालना सीख गया था। पशुओं को पाला, वह बर्बर की निम्न अवस्था। फिर पशुओं से खेती वगैरह कराई, वह उसकी मध्य अवस्था। फिर उसने क्या किया? परिवार को स्थायी स्वरूप दिया, उच्च अवस्था। और परिवार का जो स्थायी स्वरूप आया वह सभ्यता का निम्न अवस्था आई, निम्न अवस्था, ठीक है ना। फिर हमने संबंध बनाया और एक परिवार को स्थिरता एक लंबे समय तक दी और पीढ़ी दर पीढ़ी हम उनका परिवर्तन देखते गए। क्लियर। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। यह हमने उद्विकास के बारे में देखा। अब हम बात करते हैं विकास या डेवलपमेंट की बात करते हैं, ठीक है ना। किसकी बात की जा रही है? विकास या डेवलपमेंट की बात की जा रही है। तो विकास को हम किस प्रकार से परिभाषित करेंगे? देखिए विकास का जैसे ही बात आती है तो विकास में हम क्या देखते हैं? सबसे पहली चीज आती है विकास में भौतिकवादिता, या हमने ये कहा कि भौतिक प्रगति, ये कह सकते हैं। हाँ, क्या कह सकते हैं आप? भौतिक। यानी कि यदि मैंने कहा कि पहले के व्यक्ति झोपड़ी में रहा करते थे या कच्चे घर में रहा करते, आज उनके पास पक्के घर, आलीशान हर एक सुख सुविधा से युक्त उनके पास घर या मकान है, तो इस प्रकार हम क्या कहेंगे? भाई ये क्या चल रहा है? विकास चल रहा है। या ये मैं कह दूं कि सरल समाज से, कैसे? सरल समाज से, कैसे? सरल समाज से विकसित समाज का परिवर्तन। सरल समाज से कैसा? विकसित समाज, विकसित समाज। इसे आप क्या कहोगे भाई? इसे आप विकास कहोगे। कैसे? सरल समाज। तो सरल समाज में क्या है? रोटी कपड़ा मकान, बस। चलो भाई हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है, अनौपचारिक संबंध है, बस। यानी व्यक्ति की ज़्यादा जिज्ञासाएं, ज़्यादा भौतिक बाध्यता नहीं है, वह सरल समाज है। अब धीरे धीरे हम क्या देख पा रहे हैं कि व्यक्ति की अनौपचारिक आवश्यकताएं हो ना हो, लेकिन औपचारिक आवश्यकताएं बहुत ज़्यादा है। यानी व्यक्ति सिर्फ दिखावे की ज़िंदगी जीना पसंद कर रहा है, शो ऑफ की ज़िंदगी जीना पसंद कर रहा है। तो हम क्या कह रहे हैं भाई? विकसित समाज में है। यदि आपके पास स्टेटस में कार नहीं है, बड़ा बंगला नहीं है, तो आप क्या कहेंगे? आपके सोसाइटी में क्या होगा? भाई नाम कम है यार, वो नहीं यार उसके पास, है ना। तो यदि विकसित समाज की ओर हम जा रहे हैं तो हम क्या कहेंगे? उसे विकास कहेंगे। और विकास के बारे में एक बात हमेशा जुड़ी रहती है कि विकास हमेशा सकारात्मक और नकारात्मक दोनों अवस्था में होता है और दोनों प्रक्रियाएं साथ चल रही होती हैं। जैसे कि मैं कहूँ कि भाई हमारे पास मोबाइल आया, मोबाइल आया, हमारे विकास की पहचान बन गया कि भाई मोबाइल है। लेकिन मोबाइल आ जाने से हमारे पास एक नई टेक्नोलॉजी तो आई, लेकिन उस टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमारे पास जो मूलभूत कुछ वस्तुएं थी वह हमारे हाथों से चली गई। कुछ हमारी ऐसी पारिवारिक भावनाएं थी, हमारे ऐसे इमोशंस थे, वो हमारे से दूर होते चले गए और हम एक नई तकनीक से जुड़ते चले गए। इसे क्या कहा जाएगा भाई? इसे विकास कहा जाएगा, जो समाज के लिए सकारात्मक और नकारात्मक दोनों भूमिकाओं को साथ में लेकर चलता है। ठीक है, क्लियर है। और विकास के बारे में यदि हम बात करें तो विकास को और हम किस प्रकार से देख सकते हैं? तो उसे समझाने के लिए जो हमारे प्रोफेसर रहे हैं, क्या नाम है उनका? हाँ, गुरनार मिडेल। क्या नाम है? गुरनार मिडेल। गुरनार मिडेल के द्वारा कुछ चरण बताए गए। किसके द्वारा? गुरनार मिडिल के द्वारा विकास के कुछ चरणों की बात की गई। उन चरणों को अपन समझते हैं क्या रहे उनके द्वारा दिए गए चरण। द्वारा बताया गया सबसे पहले उत्पादन, उत्पादन एवं
पहला चरण इनके द्वारा विकास का बताया गया है। निश्चित बात है, यदि उत्पादन बढ़ेगा तो आय भी तो बढ़ती जाएगी। जैसे इस प्रकार यहाँ पर हमने जो वर्वर की बात की थी, यहाँ पर हमने क्या देखा था कि पशुओं की अब पालतू पशु बनाए गए हैं, यानी कि कहीं ना कहीं पालतू पशु बनाने के उपरांत हमने जो पशुओं का प्रयोग हमारे खेती कार्यों में किया, तो हमने क्या किया, वास्तव में उत्पादन किया ना। तो उत्पादन और आय पहला चरण इनके द्वारा बताया गया। फिर ये कहते हैं उत्पादन की अवस्थाएं, उत्पादन की अवस्थाएं, इसकी बात की गई, उत्पादन की अवस्थाओं की बात की गई। उत्पादन किस किस अवस्थाओं से हम कर सकते हैं, वह बात भी की गई। और साथ ही साथ फिर ये क्या कहते हैं, जीवन स्तर, यानी कि जैसे जैसे आपके उत्पादन की अवस्थाएं होती जाएंगी वैसे वैसे आपका जीवन स्तर जो रहेगा वह परिवर्तित होता जाएगा। और जैसे जैसे जीवन परिवर्तित होगा तो वैसे वैसे आपकी मनोवृत्तियां परिवर्तित होती जाएंगी। क्या परिवर्तित होती जाएंगी, मनोवृत्तियां परिवर्तित होती जाएंगी। और मनोवृत्तियां यदि परिवर्तित होती हैं, निश्चित बात है आप संस्थाएं यानी विभिन्न प्रकार की संस्थाओं का उद्भव देखेंगे। और जैसे ही आप संस्थाओं का उद्भव देखेंगे वैसे ही आपको क्या मिलेंगी, विभिन्न प्रकार की नीतियां मिलती जाएंगी जो आपके सामाजिक जीवन को क्या कर देती हैं, बेकार कर देती हैं मेरे अनुसार। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब हमारा समाज क्या था, सरल समाज हुआ करता था। किस प्रकार का समाज था, सरल समाज जो हमारे पास हुआ करता था। उस समय आप मुझे बताइए कि कितनी हमारी बाहर की ऐसी संस्थाएं थी जो कि हमारे सरल समाज की भावनाओं से खिलवाड़ किया करती थी। आप कहें सर एक भी नहीं थी, बिल्कुल राइट, एक भी संस्था ऐसी नहीं थी। यदि इस सरल समाज में परिवार को लेकर, ठीक है ना, या अन्य किसी भी इकाई को लेकर कोई परेशानी कोई समस्या उत्पन्न होती थी तो किसी भी प्रकार की जो बाहरी संस्था तो पहले हुआ नहीं करती थी, किसी भी प्रकार की बाहरी संस्था का हस्तक्षेप क्या था, नहीं होता था, हस्तक्षेप नहीं होता था। लेकिन जैसे जैसे हमने यह देखा कि हमारे पास क्या हुआ, भौतिक संसाधन बढ़ते गए, भौतिक संसाधन बढ़े हमारे जीवन स्तर में, तो हमने ये कहा कि नहीं भाई हमारे पास घर है, बंगला है, गाड़ी है, हमने जीवन स्तर को बढ़ा दी, तो हमारी मनोवृत्ति बदली। अब मनोवृत्ति जैसे ही बदली तो हमने कहा कि जो जीवन स्तर मेरा है मैं उस जीवन स्तर वाले व्यक्ति से ही क्या करूंगा, अपने विचार आदान प्रदान करूंगा। मैंने वहां आदान प्रदान किया। अब धीरे धीरे जब समाज में विकसित समाज की संकल्पना का बीजारोपण हुआ तो वहां हमने देखा कि अब विभिन्न प्रकार की जो हमारी संस्थाएं रहीं उनका हस्तक्षेप हमारे इस सरल से जीवन में होने लगा। और सरल से जीवन में होने के लिए विभिन्न प्रकार की क्या की गई, नीतियों का निर्माण किया गया है। जैसे कि आज के दौर में हम देखते हैं किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रही है तो एक संस्था बैठी है जो बाहर की है, कैसी है, एक ऐसी संस्था जो बाहर की संस्था वो बैठी है कि भाई आपके किसी भी प्रकार की समस्या तो समाधान करने हम बैठे हैं, ठीक है ना, समाधान करने वो एक संस्था का निर्माण कर दिया और वो संस्था बैठी, जिस संस्था को आपकी सिर्फ समस्या से मतलब है, समाधान से कतई मतलब नहीं है। किससे मतलब है, समस्या से मतलब है, ठीक है ना। जैसे मैं ये कहूं कि भाई एक डॉक्टर बैठा है ना, एक कौन बैठा है, एक डॉक्टर बैठा है। यदि वह डॉक्टर पहली बार में आपका इलाज कर दे या इलाज करने से पहले आपकी समस्या जो है उस समस्या का ऐसा समाधान कर दे कि भाई आपको समस्या हो ही ना, ऐसा होगा क्या? यदि ऐसा हो जाए तो भाई डॉक्टरी पेशा खत्म हो जाएगा। यदि जितने भी वकील बैठे हैं वो वकील सब ये कर लें कि भाई पहली बार में समस्या का समाधान कर दिया जाए तो वकालत और अदालत क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो ये संस्थाएं नहीं हुआ करती थी भाई। निर्णय किनके द्वारा हुआ करते थे, यहाँ पर सरल समाज के व्यक्ति आपस में ही मिलकर निर्णय कर लिया करते थे। क्लियर हुआ? चलिए आगे बात कर। तो यही जो हमारी क्या कहलाए नीति, और यही जो आज हम देख पा रहा है इसी को हमने क्या कहा गया, विकास। क्या कहा गया, विकास, जो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं परिप्रेक्ष्य में। यदि मैंने कहा कि भाई यह विकास समाज है तो यहाँ के इतने ऊपर ये सकारात्मक विकास चल रहा है और यहाँ के इतने नीचे ये क्या चल रहा है, ये भी नकारात्मक विकास चल रहा है। और हम देख किसको पा रहे हैं, हम देखते सिर्फ विकास को कि भाई हाँ अच्छा अच्छा मोबाइल आया, बहुत अच्छा, हम
यहाँ बात कर लेंगे, वहाँ बात कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उससे नकारात्मक चीजें हमें एक लंबे अरसे के उपरांत हमें देखने को नजर चल। नेक्स्ट की बात करते हैं भाई, नेक्स्ट प्रक्रिया की बात करते हैं, तो हम बात करते हैं प्रगति के बारे में। किसके बारे में? प्रगति या प्रोग्रेस के बारे में बात की जाती है। बहुत ही सरल सा जो कॉन्सेप्ट या हमारी जो प्रक्रिया है जिसे हमने प्रगति कहा है। देखिए, सबसे पहली बात तो यहाँ हम स्पष्ट कर दें कि प्रगति हमेशा क्या होती है? सकारात्मक होती। क्या होती है? सकारात्मक। दूसरी, दिशा इसकी निश्चित होती है। दिशा निश्चित होगी, अनिश्चित नहीं होगी भाई इसकी दिशा, है ना। और तीसरा हमने कहा इच्छित होगी, आपकी इच्छा है, इच्छित होगी। और साथ ही साथ हम बात करेंगे समाज स्वीकृत होगी। समाज स्वीकृत होगी, ऐसा नहीं कि समाज स्वीकार नहीं कर रहा है ना, समाज स्वीकृत होगी है। क्लियर हुआ? तो इस प्रकार से हम देख पाएंगे समाज में आपने कोई परिवर्तन की स्वयं से। जैसे कि आपने एक चीज देखी होगी, कभी भी आप जब सड़क पे जा रहे हो और रोड बनने का कार्य चल रहा है, तो उस बोर्ड पर, एक नोटिस बोर्ड पर क्या लिखा रहता है? वर्क ऑन अ प्रोग्रेस नॉट डेवलपमेंट। कार्य प्रगति पर है यह लिखा रहता है, ना कि कार्य विकास पर है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे क्या है? यदि कोई कार्य, यदि यहाँ से हम एक रोड बना रहे हैं, तो यह जो कार्य है यह सकारात्मक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है। भले आगे चल के इस पे घटनाएं होने लगे, वो बात एक अलग है ना, लेकिन क्या किया जा रहा है? एक सकारात्मक कि भाई एक गांव ये था, एक गांव ये था, एक गांव ये था, इन सभी गांवों को आपस में जोड़ा जा रहा है। यानी कि हम कहीं ना कहीं सकारात्मक दृष्टिकोण को ध्यान में रख रहा है, और इन सभी को हमने क्या किया है? जोड़ने का प्रयास किया है। अब इस जोड़ने के प्रयास को हमने क्या देखा है? भाई ये सभी जुड़ रहे हैं ना। क्या देखा हमने? कि ये सभी जो चार गांव ये आपस में जुड़ जाएंगे। अब चार गांव आपस में जुड़े तो इसके पीछे हमने क्या भावना देखी? एक सकारात्मक भावना थी हमारे पास। दिशा हमारी निश्चित थी कि भाई इसको इससे जोड़ना, इसको इससे जोड़ना, इसको दिशा हमारी निश्चित हो गई। इच्छित है कि भाई चारों गांवों को यदि जोड़ दिए तो हमारे पास आवागमन के रास्ते काफी खुल जाएंगे। ठीक है, समाज स्वीकृत कि हाँ भाई आप जोड़ दीजिए, इससे हमें काफी फायदा होगा। इसे हम क्या कहेंगे? इसे कहा जाएगा प्रगति या प्रोग्रेस कहा जाएगा। और भी अच्छा उदाहरण आप देख सकते हैं कि जब बच्चा शुरू से पढ़ रहा हो तो उसके कार्ड पर देखिए, स्कोर कार्ड, उस पर भी लिखा रहता है प्रोग्रेस कार्ड, नॉट डेवलपमेंट कार्ड। क्या लिखा रहता है? प्रोग्रेस कार्ड लिखा रहता है। तो हम कह सकते हैं भाई सकारात्मक दृष्टिकोण, इसमें दिशा निश्चित है, इच्छित है और समाज स्वीकृत है। जब इस प्रकार से कोई परिवर्तन हमारे सामने आता है तो वह क्या कहलाएगा? वह प्रगति या प्रोग्रेस कहलाएगा। ठीक है ना। चलिए बात कर लेते हैं कुछ विचारकों के अनुसार कि किस प्रकार से कुछ विचारकों ने हमारे से प्रगति को परिभाषित करने का प्रयास किया है। तो हम बात करते हैं इसे जिन्स वर्ग क्या कहते हैं? वर्ग। जिन्स वर्ग का कहना रहा है कि विवेक युक्त, क्या कहते हैं जिन्स वर्ग? वर्ग का कहना रहा है कि विवेक युक्त सकारात्मक परिवर्तन। क्या कह रहे हैं? कि विवेक युक्त, विवेक युक्त सामाजिक मूल्यों के अनुसार, सामाजिक मूल्यों के अनुसार, के अनुसार परिवर्तन, परिवर्तन क्या कहलाएगा भाई? ये कहलाएगा प्रगति। क्या कहलाने वाला है? प्रगति या प्रोग्रेस कहलाने वाला। क्लियर हुआ? यानी कि हमारे समाज में आया हुआ ऐसा परिवर्तन जो इन विचारों को ध्यान में रखकर किया गया, उसे हमने क्या कहा? उसे हम कहेंगे प्रगति कहेंगे। क्या कहेंगे फ्रेंड? उसे हम प्रगति कहने वाले हैं। इसी प्रकार हमारे जो एक विचारक कौन है? हमारे लमले हैं ना, इनके द्वारा क्या कहा गया है? यह सामाजिक परिवर्तन को किस प्रकार बताते हैं? तो इनका कहना भी बहुत सरल रहा है कि इच्छित एवं, इच्छित एवं मान्यता प्राप्त
एवं मान्यता प्राप्त दिशा में परिवर्तन। मान्यता प्राप्त दिशा में परिवर्तन। देखिए बात वही आ गई यहाँ पर भी, जिसे क्या कहा गया, प्रगति कहा गया है। देखिए इच्छित मान्यता प्राप्त यानी समाज स्वीकृत। भाई मान्यता किससे लेनी है, कहाँ परिवर्तन हो रहा है, समाज में ही ना परिवर्तन हो रहा है। तो समाज में परिवर्तन हो रहा है तो निश्चित बात है हमें स्वीकृति किससे लेनी है, समाज से स्वीकृति लेनी है। समाज उस चीज को एक्सेप्ट करे, या यह जो परिवर्तन है यह अच्छा है, तो उसे क्या कह दिया जाएगा, उसे कह दिया जाएगा भाई क्या, प्रगति। ठीक है, प्रगति या क्या कहा जाएगा, प्रोग्रेस कह के पुकारा जाएगा। और क्या हो सकता है भाई, अब देखिए यदि प्रगति की बात की जाए तो प्रगति को हम कई प्रकार से देख सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में देख सकते हैं, हमारे मेडिकल क्षेत्र में देख सकते हैं, या विभिन्न प्रकार के हम और भी कई चरणों में हम देख सकते हैं। क्रांति जो हमारी अंतिम प्रक्रिया है, क्रांति या रिवॉल्यूशन है ना, क्रांति या हम इसे क्या कहते हैं। देखिए अब जब रिवॉल्यूशन की बात आती है तो यहाँ पर एक शब्द जरूर जुड़ जाता है कि भाई अचानक समाज में आया परिवर्तन। क्रांति में हम क्या देखते हैं, अचानक परिवर्तन की बात की जाती है। जैसे अचानक परिवर्तन, देखिए अचानक परिवर्तन तो है लेकिन प्रक्रिया निरंतर है यहाँ पर। ऐसा नहीं कि आज के आज कोई विद्रोह हुआ है ना, या आज के आज कोई ऐसा जन आंदोलन हुआ और तुरंत हमने क्या देखा, परिवर्तन को देख लिया। तो ऐसा नहीं, समाज में आने वाला ऐसा परिवर्तन जो कैसा है, अचानक आया है। उस अचानक आए हुए परिवर्तन को हमने क्या कह दिया है भाई, क्रांति कह दिया गया है। और यह परिवर्तन सामाजिक किसके सामाजिक मूल्यों के आधार पर कैसे आता है, सामाजिक मूल्यों पर आ सकता है, मान्यताओं पर आ सकता है ना। कोई सामाजिक मान्यता है उस पर यह हो सकता है। जैसे कि मैंने कहा कि सती प्रथा पर रोक। अब सती प्रथा समाज के अंतर्गत चलने वाली एक ऐसी मान्यता थी जिसके कारण कहीं ना कहीं महिला वर्ग के लिए काफ़ी हानि हो रही थी। उसके कारण एक समाज में क्रांति का बीजारोपण हुआ, और उस क्रांति के बीजारोपण से हमने क्या पाया कि समाज में अचानक एक परिवर्तन आ चुका। और कहीं ना कहीं देखिए यह परिवर्तन जो क्रांति का परिवर्तन होता है तो किस प्रकार से जुड़ा होता है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई जैसे हमने बात की औद्योगिक क्रांति, कैसी क्रांति, जैसे हमें औद्योगिक क्रांति है ना। इस क्रांति में हमने क्या देखा, बड़े बड़े उद्योगों को लगना हमने देखा। हरित क्रांति, हरित क्रांति में हमने क्या देखा, हमारी जो फसलें रही उन फसलों को हमने अन्न के लिए बनाया, तो हरित क्रांति की बात आ गई। और क्या हो सकती है, औद्योगिक क्रांति हो गई, हरित क्रांति हो गई, विभिन्न प्रकार के आंदोलनों की बात हम यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन आंदोलन का संबंध होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि भाई चिपको आंदोलन की बात कर लें हम, अब वो आंदोलन यहाँ पर आ जाएगा। नील विद्रोह की बात कर लें, वो विद्रोह यहाँ पर हमारा आ जाएगा। ठीक है ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात कर लें, आंदोलन की यदि हम बात करें तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, चिपको आंदोलन, नील विद्रोह, तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि समाज में जो परिवर्तन आ रहा है ये कोई अचानक परिवर्तन, उसे हमने क्या कह दिया, क्रांति कह दिया। और क्रांति के अंतर्गत हम देखते हैं कि जो पहले से व्यवस्था बनी है उस व्यवस्था में पूर्णतः परिवर्तन आता है ना। पहले की व्यवस्था में पूर्णतः परिवर्तन, पहले की व्यवस्था में, पहले की व्यवस्था में पूर्णतः परिवर्तन आ जाता है यहाँ पर, पूर्णतः परिवर्तन। जैसे कि आप यदि बात करें कि भाई फ्रेंच रिवॉल्यूशन, हमारे समाजशास्त्र में फ्रेंच रिवॉल्यूशन का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो हमने कहा कि भाई फ्रेंच का जो रिवॉल्यूशन हुआ है, फ्रांसीसी क्रांति, उस क्रांति के बाद आपने देखा कि समाजशास्त्र आ गया।
ठीक, वहाँ पर फ्रांस के अंदर पूरी तरह से परिवर्तन आया। 1857 की क्रांति हमने देखी, 1942 की हमने क्रांति को पढ़ा। उस क्रांति के बाद एक समाज में पूरा जो पहले की व्यवस्था थी, वह पूरी की पहले की जो व्यवस्था थी, वह पूर्णतः परिवर्तित हो गई और एक नई व्यवस्था का स्वरूप हमने देखा। तो इस प्रकार से क्रांति को हम किस प्रकार देख सकते हैं भाई? क्रांति की देखिए दिशा या कसौटियाँ ये निश्चित नहीं होती, और यह भी जो क्रांति है यह सामूहिक होती है। क्रांति क्या है भाई? सामूहिक है। आप इसे नहीं कह सकते कि भाई क्रांति व्यक्तिगत है, भले व्यक्तिगत से प्रारंभ हो सकता है, लेकिन यह भी एक बड़े स्तर पर सामूहिक हो जाया करती है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। कैसी धारणा है? यह भी एक सामाजिक, जैसे कि हमने यहाँ पर बात की कि भाई नील विद्रोह धीरे धीरे बढ़कर कैसा हो गया था? हरित क्रांति कैसी, पूरे समाज ने इसकी मदद की। औद्योगिक क्रांति कैसी रही? पूरे समाज के द्वारा इसको क्या किया गया? प्रोत्साहन मिला, स्वीकृति मिली और ये बढ़ गई। तकनीकी क्रांति आज हम बात कर रहे हैं, यदि हम इससे एक जगह और रख लें कि भाई हम तकनीकी क्रांति की बात कर लें, तो तकनीकी क्रांति के अंतर्गत हम क्या देखेंगे? आज प्रत्येक व्यक्ति तकनीकी को सपोर्ट कर रहा है। वह तकनीकी के कारण धीरे धीरे क्या कर रहा है? आगे बढ़ता जा रहा है। आज हम एआई चैट जीपीटी की बात कर रहे हैं, तो कैसा है? वो तकनीकी के कारण। और ये भी क्या है? एक है ना, क्रांति ही है। जैसे हमने एक समय पर सूचना क्रांति आई थी, सूचना क्रांति में हमने क्या देखा कि एक स्तर पर जो सूचना है वह पूरे वैश्विक स्तर पर धीरे धीरे फैल चुकी हैं। उस क्रांति को हमने क्या कहा? सूचना क्रांति कहा ना। तो उस शब्द के पीछे भी क्रांति लगा हुआ है। किसकी क्रांति हुई? वह सूचना की क्रांति हुई, तकनीक की क्रांति हुई, यहाँ उद्योग की क्रांति हुई, हरित क्रांति जो फसल से संबंधित, यहाँ आंदोलनों की क्रांति हुई। तो यह हमारे कुछ विशेष रहे, ठीक है। और जैसे कि मैंने बात की भाई आधुनिकीकरण, यह हमारी एक निश्चित क्लास बनी हुई है जिसमें हमने आधुनिकीकरण प्रक्रिया को पूरे समझा है। आप वहाँ विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रक्रिया से हमने पश्चिमीकरण देखा, तो पश्चिमीकरण की भी एक सेपरेट क्लास है, आप उसे भी विजिट कर सकते हैं। और साथ ही साथ एक क्लास है आधुनिकीकरण, है ना, मॉडर्नाइजेशन, उस क्लास को भी आप विजिट कर सकते हैं, आधुनिकीकरण, ठीक है ना। तो ये सभी हमारी क्या है? प्रक्रियाएं हैं। कैसी प्रक्रियाएं हैं? तो फ्रेंड्स ये हमारी परिवर्तन से संबंधित प्रक्रियाएं। एक और रह गई हमारी संस्कृतिकरण ना, संस्कृतिकरण। संस्कृतिकरण में हमने क्या देखा था? मैं एक एक शब्दों में यहाँ पर बता देता हूँ। संस्कृतिकरण यानी कि किसी संस्कृति का अनुसरण करना, संस्कृति का अनुसरण करना, अनुसरण, संस्कृतिकरण कहला। आधुनिकीकरण है ना, वर्तमान में नए का उपयोग करना, नए का उपभोग करना, उपभोग या उपयोग, है ना, ठीक है। पश्चिमीकरण, पश्चिमी संस्कृति का अनुसरण करना। किसका? पश्चिमी संस्कृति का अनुसरण करना, संस्कृति का अनुसरण। भारतीय परिप्रेक्ष्य में बात की जा रही है यहाँ पर, है ना, आप अन्यथा ना ले से। आधुनिकीकरण, आधुनिकीकरण सॉरी डबल लिखा गया, चलिए कोई बात नहीं। और ये जो हमारी हैं, तो ये किसके द्वारा दी गई हैं? तो इसमें हम देखते हैं एम.एन. श्रीनिवास। किसके द्वारा दी गई? एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा अवधारणात्मक रूप से इन्हें बताया गया है ना, मैसूर नरसिम्हा श्रीनिवास के द्वारा बताया गया है। आधुनिकीकरण में हम योगेन सिंह की बात भी कर लेते हैं। योगेन सिंह, इन्होंने परंपरा के आधार पर मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन की बात की है। योगेन सिंह के द्वारा हमारे भारतीय विचारक रहे हैं, और ये भी हमारे भारतीय विचारक रहे हैं जिन्होंने वेस्टर्नाइजेशन या पश्चिमीकरण की बात की है, कल्चरलाइजेशन या संस्कृतिकरण की बात की है। इसी के साथ साथ इनकी एक छोटी सी अवधारणा और है जिसे हम क्या कहते हैं? ब्राह्मणीकरण कह के पुकारा जाता है ना। क्या अवधारणा थी? ब्राह्मणीकरण। चलिए, और भी अवधारणा रही इनकी, प्रभु जाति या डोमिनियन कास्ट, तो ये आप देख सकते हैं। फ्रेंड ये थी हमारी आज की क्लास
जिसको हमने 2 भाग में ले रखा है। पहले भाग में हमने क्या देखा, सामाजिक परिवर्तन क्या होता है, सामाजिक परिवर्तन से संबंधित प्रकार की देखे, प्रक्रियाओं के बारे में समझा, विशेषताओं के बारे में समझा। नेक्स्ट जो हमारी सामाजिक परिवर्तन की क्लास होने होगी, उस क्लास के अंतर्गत हम देखेंगे सामाजिक परिवर्तन से संबंधित सिद्धांत के बारे में देखेंगे, किस किस विचारक के द्वारा किस प्रकार से सिद्धांत दिए गए, जिन्होंने सामाजिक परिवर्तन को सिद्धांत के रूप में बताने का प्रयास किया। आइए बने रहें आप हमारे सृजन एकेडमी के साथ, और वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।